हेलो फ्रेंड्स, 104 लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको डीडीटी की प्रिपरेशन करवा दी थी। ये हमारा डीडीटी का क्वेश्चन था। तो अगला जो हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये करेंगे। और हम बता ही दूं मैं आपको, हम क्या कर रहे हैं, एच टेट का जो हमारा पेपर है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का 2020 का जो पेपर है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं बहुत जल्द, जैसे ही पेपर पूरा होता है, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, या वेबसाइट पे भी मैं अपलोड कर दूंगा www.pgtchemistry.com pgtchemistry.com। इस पे कुछ नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाया करेंगे, तो आप इस वेबसाइट पे भी एक बार विजिट कर लेना pgtchemistry.com पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IUPAC नेम जो है वो बताना है हमने। 2 और 4 कार्बन की बात कर रहा है, तो देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि इस पे आपको बताना है जो फोर्थ कार्बन है, 4 और 5 के बीच में जो है वो उस पर क्या है, उस पर क्या ग्रुप बना हुआ है। तो फोर्थ कार्बन को इस सेंस में नहीं पूछ रहा कि एक ग्रुप इधर जा रहा है एक ग्रुप इधर जा रहा है, वो डबल बॉन्ड जो है वो इस सेंस में पूछेगा। ठीक है ना, तो जो ये डबल बॉन्ड है आपका, ये डबल बॉन्ड के अराउंड अगर आप ग्रुप देखें तो एक ग्रुप ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ग्रुप नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब डबल बॉन्ड जो है ये आपका एंटी है, और एंटी को ई और जेड सिस्टम में बोलते हैं ई। ठीक है ना, ई का मतलब होता है एंट जीजन, जिसका मतलब होता है एंटी यानी कि ट्रांस, और जेड का मतलब होता है ज्वासमान, जिसका मतलब होता है सिस, सिस मतलब टुगेदर। ठीक है, तो ये एंटी है, ये क्या है आपका एंटी है। तो फोर्थ कार्बन जो है हमारा ई है, फोर्थ कार्बन क्या है वो हमारा ई है। तो फोर्थ कार्बन ई एक तो इसमें है और एक इसमें है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बात आगे करते हैं कि ये जो सेकंड कार्बन है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है। वही डी और एल जैसा ही होता है, आर और एस। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है कायरल कार्बन से, ये कायरल कार्बन है सेकंड वाला, इसके साथ जो ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, हम इनकी क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसको कार्बन नंबर 1 कह देते हैं, ग्रुप नंबर 1 कह देते हैं। क्लोरीन का 17 है, ये ग्रुप नंबर 1 हो गया। अब इस कार्बन में, इस कार्बन में, इस कार्बन में ये वाला कार्बन ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को हम पहले लिखते हैं, वो कार्बन नंबर 2 हो गया। ये वाला ग्रुप जो हो गया हमारा, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, और ये ग्रुप जो हो गया हमारा चौथा कार्बन हो गया। अब यहाँ एक बात देखिए, जो चौथा कार्बन है ये आपका प्लेन में है, सेम प्लेन में पड़ा है, बाकी पहले और दूसरे कार्बन वाले अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन पड़े हुए हैं। जबकि होना क्या चाहिए, चौथे कार्बन को हम बैक साइड में रखते हैं, पीछे की तरफ रखते हैं, बिलो द प्लेन में रखते हैं, तो वो है नहीं। तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आप उस कॉन्फ़िगरेशन को बदल देना। तो अभी मैं 1 कार्बन से 2 कार्बन की तरफ मूव कर रहा हूँ, और 2 वाले से 4 को तो छोड़ेंगे, तीसरे पे मूव कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरा जो आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब एस आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, कॉन्फ़िगरेशन को हम बदल देंगे तो ये आर माना जाएगा, क्योंकि उसकी साइड से देखेंगे तो ये आर बन जाएगा CHO ग्रुप की तरफ से। तो 2 कार्बन जो है वो आर है हमारा, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन आपका 12th क्लास में तो है नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि टेट के सिलेबस में इस बार कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक ऐड करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल है, उसके HBr के साथ रिएक्शन है, फिर KCN के साथ रिएक्शन है। तो जो ये OH ग्रुप है यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, तो ए जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, C6H5CH2Br बनेगा, और उसकी जो रिएक्शन हो रही है फिर KCN के साथ हो रही है। तो जब KCN के साथ रिएक्शन होगी तो KBr निकल के चला जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर यहाँ पर मैं AgCN लेता तो कंपाउंड क्या बनता, अगर मैं यहाँ पर AgCN लेता तो ब्रोमीन और को हटाकर क्या लगता, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट में। अभी ये जो CN ग्रुप है, इस CN ग्रुप की अभी हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए 2 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी हमें। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल डालोगे, देखो नाइट्रोजन तो निगेटिव होता है और कार्बन पॉजिटिव होता है, तो वाटर का OH यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा यहाँ पर, और H यहाँ चला जाएगा, इसलिए एक और मॉलिक्यूल डालेंगे तो यहाँ पर फिर से OH आ जाएगा। और 2 कार्बन, एक कार्बन पर 2 OH रहते नहीं है, तो इसलिए वो अमोनिया जो होंगे वो साइड से निकाल देंगे। मतलब एक तरह से आप ये मान के चलिए CH3 CH2 और इस वाले कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे। जब 2 बार हाइड्रोलिसिस होगी ना, आप ऐसे समझ लीजिए आसानी से, ये NH2 बन जाएगा। तो इसलिए साथ में हीटिंग का साइन दिया हुआ है, ताकि ये OH और यहाँ से क्या हो, ये H निकल के चला जाए। यहाँ से क्या निकल के चला जाए, H निकल के, सॉरी ये NH2 और H निकल के चला जाए, अमोनिया निकल के चला जाए। तो क्या बनेगा यहाँ पर CS, क्योंकि अमोनिया एक बेटर लिविंग ग्रुप है देन वाटर। तो ये हमारे पास बचा।
तो ये जो बचा हमारे पास, ये पीछे से क्या चलता चला रहा है, C6H5 चलता चला रहा है। C6H5 CH2COH बना, तो C6H5 CH2COH को दूसरे नाम के तौर पे मैं क्या कह सकता हूं, क्या बोल सकते हैं इसको, C6H5 देन नहीं CH2 ये हमारे पास ऐसे ही है, और जो ये CN लगा था ये हमारा किससे बदल गया, COOH में बदल गया। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड तो बना नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फिनाइल इथेनोइक एसिड, दिस इज फिनाइल, और बाकी आपके जो 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो होगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। एक कार्बन यहाँ से बढ़ गया। कभी आप सोचें कि रिएक्टेंट में तो 2 मतलब बेंजीन के साथ 1 कार्बन था, तो यहाँ 2 कार्बन कैसे हो गए, क्योंकि एक CN ग्रुप से आ गया, उसके हाइड्रोलिसिस के पश्चात उसने कौन सा ग्रुप दे दिया, COH ग्रुप दे दिया, ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये फालतू हो गया। आगे बढ़ते हैं 107 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्वड इन द थर्माइट प्रोसेस। देखिए थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है कि कोई मेटल किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उस मेटल का हो जाता है ऑक्सीडेशन और इस वाले का हो जाता है रिडक्शन, इस वाले का हो जाता है रिडक्शन, और वो मेटल पिघल के, ठीक है ना, वो जो खाली जगह होती है उसमें भर उड़ जाता है, मतलब एक तरह से वेल्डिंग का काम करता है। तो याद रखना थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मतलब खुद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो जहां जहां प्योर एल्यूमिनियम दे रखा है वो ऑप्शन तो थर्माइट प्रोसेस वाले हैं, जैसे ये है और ये है, ये वाला नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, एल्यूमिनियम जो रिडक्शन करता है वो एक तो मैग्नीज के ऑक्साइड का करता है, एक क्रोमियम के ऑक्साइड का करता है, और एक बोरॉन के ऑक्साइड का करता है, और एक आयरन के ऑक्साइड का करता है। याद रखना ये 4 हैं जिनके ऑक्साइड का रिडक्शन कौन करता है, एल्यूमिनियम करता है। मतलब जैसे Mn3O4 दे दो, Cr2O3 दे दो, B2O3 दे दो, Fe2O3 दे दो, या Fe3O4 दे दो। तो देखिए यहाँ पर जैसे B2O3 दिया, रिडक्शन कर सकता है। Al2O3 दिया, सॉरी इसमें लेकिन आयरन नहीं है, एल्यूमिनियम है, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं आयरन है। तो जैसे Cr2O3 का कर सकता है, Mn3O4 का कर सकता है, या कहीं पर मान लो Fe2O3 दिया हुआ था एल्यूमिनियम के साथ, तो उसका कर सकता था। तो इसलिए एल्यूमिनियम यहाँ भी है, तो ये मैं मान लेता, इसको भी मान लेता, इसको भी मान लेता, इसको भी मान लेता, लेकिन इसको नहीं मानूंगा क्योंकि यहाँ उल्टा दे दिया। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, आयरन के द्वारा रिडक्शन हो रहा है, और आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है, मतलब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इसलिए आयरन एल्यूमिनियम को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये भी हो जाएगा क्योंकि उसमें नॉट इन्वॉल्व पूछा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। हालांकि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अब इसको देखें क्योंकि बहुत जल्दी ही आपका हरियाणा टेट का एग्जाम होगा। आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनॉक्साइड आयन। तो जब आप फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये मान लीजिए आपने फिनॉक्साइड आयन ले लिया, तो जब आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा, तो यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर तो है, ये वाला तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप जब ये यहाँ पर लेके आओगे तो ऑर्थो नेगेटिव चार्ज पैरा पर आएगा, और नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया, पैरा पोजीशन पर आ गया। मतलब इसमें मेटा पोजीशन चूक गई, कहीं पर मेटा पोजीशन चूक गई। तो ये वाला जो मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज दे रखा है ये नहीं होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बाकी सारे होंगे। अब अगली बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो फिर से ऑर्थो पे आ जाएगा ना, तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी बन ही गया था, तो ये वाला 4th जो होगा इसका आंसर 4th हो जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग कैनोनिकल हाइपर मेसोमेरिक स्ट्रक्चर नहीं है। 109 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेयर क्रीम किसका एग्जाम्पल है। देखिए हेयर क्रीम जो आपका एग्जाम्पल है वो किसका है, इमल्सन का है, ठीक है ना। इमल्सन 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, ऑयल ऑब्लिक वाटर, और एक होता है वाटर इन ऑयल, एक क्या होता है, वाटर इन ऑयल। तो इसको लिख देते हैं वाटर इन ऑयल, ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों क्या है, इमल्सन है। ये दोनों किसकी कैटेगरी है, इमल्सन। इमल्सन क्या होते हैं, जिसमें दोनों फेज लिक्विड हो। ये कोलोइड की कैटेगरी होती है, मोटे मोटे तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए ये किसकी कैटेगरी है, कोलोइड की है। कोलोइड में जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो बिखरा हुआ होगा, सोल्यूट समझ लो आप इसको, डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर कोई चीज बिखरी होती है, या आप इसको सोलवेंट समझ लो। अगर दोनों लिक्विड होते हैं तो इस कैटेगरी ऑफ कोलोइड को इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सन। तो ये दरअसल इमल्सन है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड है। अगर डिस्पर्स्ड फेज प्रोटीन हो, ऑयल हो,
और डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या हो, वाटर हो, तो इसको कहते हैं ऑयल इन वाटर टाइप। डिस्पर्स्ड फेज अगर ऑयल हो और डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो तो इसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर। और ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका मिल्क। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिल्क। अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका वाटर है और डिस्पर्जन मीडियम आपका ऑयल है तो इसको बोलते हैं वाटर इन ऑयल। और उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये हेयर क्रीम जो है वो आपका उसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज वाटर होता है लेकिन डिस्पर्जन, मतलब आप इसे बटर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, या 110 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो आसान है, देखिए ये यहाँ अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 कार्बन बनेंगे। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, बस यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है। तो 4 कार्बन जो है वो आपको किस में दिख रहे हैं, एक तो इसमें 4 कार्बन की रिंग दिख रही है, या तो ऑप्शन हो सकता है ये, या फिर ऑप्शन हो सकता है ये 5 का, तो या 6 का बनने का तो खैर कोई सवाल है ही नहीं। तो अब इस बेस पे आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो बेस्ट तो यही है कि ये CH3 ग्रुप जो रहेंगे ये आपके एज इट इज रहेंगे, मतलब नीचे की साइड ही रहेंगे। जब ये इधर ऑर्बिटल क्या होंगे, अब कौन रोटेटरी और डिसरोटेटरी वाला तो खैर कंसेप्ट में नहीं लगा रहा, तो वैसे भी वो आप समझ सकते हो कि ये दोनों क्या चले जाएंगे, सेम साइड में। जहां पर आप देखो ना ये नीचे की तरफ लगे हुए हैं, तो आपका ये जो बॉन्ड जो जा रहा है ये तो जा रहा है ऊपर, तो बॉन्ड तो बनेगा यहाँ ऊपर, और ये जो बॉन्ड थे ये इसके साथ कनेक्ट हो गए, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है और यहां पर मिथाइल ग्रुप है। अब आप इस चीज को समझिए, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या कर रखा है, बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप है। भाई बॉन्ड वाले कार्बन पे ऊपर मिथाइल नहीं थे, ये कहा है नीचे की तरफ है। इस वाले कार्बन पे मिथाइल होते तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन बन जाता है लास्ट वाला, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा 110वें का वो पहला ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट पूछ रहा है डाइप्रोटिक एसिड। देखिए डाइप्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 है, जब ये टूटता है तो पहले बनाता है H पॉजिटिव आयन और फिर बनाता है HSO4 नेगेटिव आयन, और जब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, और जब वो फर्दर डिसोसिएट होता है तब ये बनाएगा SO4 2 नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन। तो जब ये पहली बार डिसोसिएट हो रहा है इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 बोल रहे हैं, और जब ये डिसोसिएट हो रहा है तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, K2 बोल रहे हैं, या Ka2 कह सकते हो एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड पे भी ये क्वेश्चन अच्छे से आता है। तो आपने मुझे बताना है कि ये पहली बार में ज्यादा डिसोसिएट होता है या दूसरी बार में डिसोसिएट अच्छे से होता है। तो अब आप इसका ऑप्शन इनमें से बताएंगे। अगर पहली बार डिसोसिएट ज्यादा होता है तो K1 ग्रेटर होगा, अगर दूसरी बार ज्यादा ग्रेटर डिसोसिएट होता है तो Ka2। इन दो में से कोई आंसर है ये नहीं है, इतनी हिंट मैं देके आपको छोड़ देता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन भी आता है आपका हरियाणा बोर्ड में भी आता है, CBSE बोर्ड में भी आता है, ISC बोर्ड में भी आता है, दुनिया भर के जितने भी बोर्ड है ये वाला क्वेश्चन काफी आता ही आता है एग्जाम में, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 112 क्वेश्चन कह रहे हैं कि मीथेनॉल जो है आपका सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि बेंजीन, और ये आपका रहा OH और ये रहा आपका COOH, ये सैलिसिलिक एसिड है। अब जब मीथेनॉल रिएक्ट करेगा तो मीथेनॉल तो आपका ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो एक तरह से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है कि भैया एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा OH बन जाएगा, और इस OH के साथ जो बनेगा CO देन OCH3 जो होगा वो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। तो इसका जो 112 का आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ऑफ जिंक। देखिए ये अलॉय आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। और आपने पढ़ा होगा कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। क्या होता है कैलामाइन का फॉर्मूला, कोई बता सकता है क्या? दरअसल ये ZnCO3 ही होता है। ये कैलामाइन, यही वो कार्बोनेट था जिसके बारे में एग्जामिनर जनरली आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो कैलामाइन का एक तो फॉर्मूला याद रखना, कैलामाइन का फॉर्मूला क्या है? ZnCO3। एक इसमें जिंकेट दे रखा है, जिंकेट तो ZnO2 होता है, जैसे सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है ना। तो ये आपका कार्बोनेट नहीं है। तो कैलामाइन आपका क्या है? हाँ ठीक है। अब इसका आंसर क्या है? एक होता है सल्फेराइट। सल्फेराइट क्या होता है?
सल्फ्यूराइड के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भैया सल्फ्यूराइड क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। एक होता है सिडेराइट, उसको भी याद रखना। एक होता है सिडराइट बोल देते हैं या सिडेराइट बोल देते हैं, ठीक है। तो सिडेराइट जो होता है आपका, ये 1 मिनट कॉल आ रहा है मेरा एक, ठीक है, ओके। तो सिडराइट क्या होता है, ये आपको पता होगा आयरन का होता है, FeCO3 होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। कैलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। अब एक हो गया सल्फ्यूराइड क्या होता है, ठीक है ना, या सल्फ्यूराइट होता है, इस चीज को बोलते हैं। तो एक अलॉय से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कौन सा और जो होता है वो सेपरेट किया जाता है। तो जितने भी सल्फाइड और हैं वो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे। तो ये दरअसल क्या होता है, सल्फ्यूराइड क्या होता है, ये आयरन और जिंक के क्या होते हैं, सल्फाइड और होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यही आपके किससे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से सेपरेट होते हैं। कंसिडर करना है आपको कि और बताना इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है फेरिक क्लोराइड वाटर में बेसिक है। देखिए फेरिक क्लोराइड जो है ये आपका सोल्ट है, और याद रखा करो सोल्ट में जो कैटायन वाला हिस्सा होता है वो बेस से आता है। वो किससे आता है, बेस से। और एनायन वाला हिस्सा हमेशा किससे आता है, एसिड से आता है। सोल्ट एसिड और वाटर से बनता है ना। तो अब फेरिक जो है बेस से आया, इसका मतलब ये फेरिक वाला बेस कौन होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। और क्लोरीन एसिड से आया, इसका मतलब ये HCl से आया होगा। तो जब आप इसको पानी में घोलोगे सोल्ट को, तो दोबारा चीनी में टूटेगा। अब हमें पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए एसिडिक होना चाहिए, बेसिक तो नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो गलत हो गई, ये तो गलत हो गया। अच्छा मुझे आप एक कमेंट में ये भी बताएंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है, ओके। अब अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, तो अमोनियम कहां से आया होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, बेस से आया होगा। और HCl किससे आया होगा, HCl से आया होगा। तो ये तो HCl की वजह से एसिडिक होना चाहिए, ठीक बात है, वाली बात तो है। अमोनियम एसीटेट एसिडिक है, तो अमोनियम एसीटेट किससे आया होगा, CH3COO NH4 से आएगा। देखिए अमोनियम जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन आया होगा, ये वीक बेस बनाएगा, ये वीक एसिड होगा, ये तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो एक तो ये वाली बात भी गलत हो गई, एक तो ये वाली बात भी गलत हो गई ना, ए भी गलत है और कौन सा गलत है आपका, सी भी गलत है। तो वो कह रहा है उसको एसिडिक होना चाहिए अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो दोनों गलत हो गए अभी तक आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं कि सोडियम कार्बोनेट बेसिक। अब सोडियम कार्बोनेट किससे आया भैया, NaOH से आया होगा सोडियम। और कार्बोनेट कहां से आया होगा, कार्बोनिक एसिड से आया होगा। तो NaOH की वजह से तो बेसिक है, तो ये वाली बात तो सही है। तो ए और सी जिसमें गलत है वो तीसरा ऑप्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 115 क्वेश्चन की बात करें, ए कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल बोथ टू एब्जॉर्ब CO2 एंड लिबरेट O2। देखिए इसको जो स्पेस होता है, अपोलो प्रोग्राम जैसे हुआ था जहां पर आपका फ्यूल सेल भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज हुआ था। तो ऐसे स्पेसशिप में अगर कोई जा रहा है तो वहां पर एक सुपर ऑक्साइड लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, सुपर ऑक्साइड लेके जाते हैं। और वो जनरली जो सुपर ऑक्साइड होता है वो KO2 होता है। हालांकि यहां पर जो आंसर है वो सोडियम पर ऑक्साइड है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वो सुपर ऑक्साइड होता है। तो सुपर ऑक्साइड करता क्या है, KO2 करता क्या है, वो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करेंगे तो उसको वो K2CO3 में बदलेगा और थोड़ा सा ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। तो वो उस चैम्बर में जिसके अंदर आप हैं तो वहां पे एक तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने नहीं देता और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने नहीं देता क्योंकि वो रिएक्ट करा लेता है अपने साथ, और बल्कि ऑक्सीजन को और वो रिलीज करता है। तो ये सुपर ऑक्साइड है। इस सुपर ऑक्साइड में इंटरेस्टिंग बात क्या है, दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तभी पोटासियम आपका +1 आएगा। याद रखना ये कैसे होता है, K पॉजिटिव और O2 सिंगल नेगेटिव, यानी कि ईच ऑक्सीजन इज -1/2, बोथ ऑक्सीजन आर -1, ईच विल बी -1/2। लेकिन यहाँ पर Na2O2 इसका आंसर है। सोडियम पर ऑक्साइड भी ये काम कर लेता है। सोडियम पर ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके Na2CO3+ साथ में थोड़ा सा ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो 115 का जो आंसर है यहाँ पर वो Na2CO3 है। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला ऑप्शन देख के, अगर KO2 होता तो बढ़िया बात लगती, ठीक है ना, वो थोड़ा सा और मोर रिलायबल मुझे आंसर लगता। कह रहा है एंगुलर नोड, बच्चों ये बात, बच्चों नहीं मेरे तो साथ के होंगे आप, तो एंगुलर नोड जो होता है याद रखा करो वो जितना L होता है वही एंगुलर नोड होता है। हाँ अगर रेडियल आ जाए तो N-L-1 करके निकालोगे, ठीक है ना। अब D की बात कर रहा है तो आपको पता है S के लिए कितना होता है, 0 होता है L की वैल्यू,
P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। तो एंगुलर नोड S में तो होती नहीं, ठीक है ना, P में 1 होती है और D में 2 होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर पूछ रहा है तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक फैक्ट्री है जो 40 किलोग्राम कैल्शियम 2 घंटे में इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस कर रहा है, और कितना एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो जाएगा सेम करंट से और 2 घंटे में। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको मैं थोड़ा सा और डाउन कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। फॉर्मूला पढ़ा होगा W इज इक्वल टू एटोमिक मास, आपने सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पढ़ा होगा, N इंटू एफ इंटू चार्ज इंटू टी। आई क्या, ये आई क्या है, करंट है एम्पियर में, और टी क्या है, टाइम है, ठीक है। तो अभी वो आप समझिए 2 क्वेश्चन दे रहा है, वो इसमें कह रहा है कि सेम करंट पास कर रहे हैं, जो इसमें पास कर रहे हैं वही दूसरे एल्यूमिनियम वाले में पास कर रहे हैं, और 2 आवर्स यहां लगा रहे हैं, 2 आवर्स यहां लगा रहे हैं, मतलब करंट और टाइम दोनों में सेम है, IT सेम है। तो IT की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT की वैल्यू हो जाएगी NF इंटू डब्ल्यू अपॉन एटोमिक मास, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये दोनों में सेम है, ये वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, I इंटू टी। आई का मतलब क्या है, करंट, सेम करंट, टी का मतलब है टाइम, तो टाइम दोनों में सेम है। तो ये वैल्यू दोनों में सेम है, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू जो है IT की वैल्यू NF/W अपॉन एटॉमिक मास है, तो मैं ये दोनों में क्या कर देता हूं, बराबर रख देता हूं एक दूसरे के, ठीक है ना। अब आप समझिए फैराडे कांस्टेंट सेम होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब N जो है ये मान लेता हूं मैं, ये वाला हिस्सा कैल्शियम के लिए, ये वाला हिस्सा मैं मान लेता हूं एल्यूमिनियम के लिए। तो कैल्शियम जिससे भी निकल के आया होगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो पक्का N की वैल्यू कितनी हो गई, 2, इधर लिख लेता हूं मैं। और कितने ग्राम आपका निकला, 40 किलोग्राम है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में ग्राम में लेते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है ना, डिवाइड बाय, अब ये मतलब ग्राम में बदल गया एक तरह से वो, ठीक है ना, डिवाइड बाय एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, इज इक्वल टू N जो होगा, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खा पी के आया होगा वो, और एटॉमिक मास उसका वेट जो है हमने वो निकालना है, कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, और वैसे एटॉमिक मास कितना होता है 27, तो 3 नम कितने हो जाते हैं 27, और 40 से 40 कट जाता है, 9 दूनी 18, तो 18 गुणा 10 की घात 3 ग्राम आ गया ये, और इसको किलोग्राम में क्या कह दोगे आप, 18 किलोग्राम कह दोगे, ये इतना मास जो है उसका डिपॉजिट होगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 117 का आंसर जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, क्यों मेरा इस पे टाइम खराब करवा रहे हो। मेटलिक कैरेक्टर एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पे क्या इंक्रीज होता है, ठीक है ना, वो आप सोचो। अब ये तो देखो ऐसे क्वेश्चन तो मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है ना, करेक्ट सही बात है। दूसरा क्या आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होती है, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अल्कली मेटल की बात करें, मतलब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना, अल्कली में आपका लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटासियम आ गया, रुबीडियम आ गया, सीजियम आ गया, तो जब आप एटॉमिक नंबर लोगे भाई, इसका तो कितना होता है 3, इसका कितना होता है 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका कितना होता है 37 होता है, इसका कितना होता है 53 होता है, ठीक है ना, 53 तो नहीं होता है, 56 होता है, 54, 86, 55 होता है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगी, क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये आपको बताना है भाई। क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, नहीं, ठीक है ना। और डेंसिटी डाउन साइड आने पे वो बढ़ती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बढ़ती। तो क्या क्या बढ़ा, ए बढ़ा, बी बढ़ा और सी बढ़ा, क्या बढ़ा, नहीं ए बी और डी बढ़ा, ठीक है। तो इंक्रीज ही पूछ रहा था, ए बी डी किसमें, सेकंड में है, तो 118 का आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे। अल्कली मेटल को जब अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एचटेट पूछता ही पूछता है इस क्वेश्चन को, कई बार मैंने देखा है टेट के एग्जाम में। अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नॉट ट्रू। देखो जब आप, जैसे ये आपके पास सोडियम मेटल है, आप सोडियम मेटल में आप अमोनिया को डिसॉल्व करोगे, मान लो मैं अमोनिया के X+Y मॉलिक्यूल ले लेता हूं अमोनिया के, तो इसमें से मान के चलो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो सोडियम पे आ गया कैटायन, तो ये क्या करता है, अमोनिया के X मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर गया, जो बचे हुए Y अमोनिया थे, जो Y अमोनिया थे वो क्या करेंगे, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, Y अमोनिया जो थे वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे जो सोडियम के थे, इनको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका ब्लू कलर हो जाता है, कैसा हो जाता है ये, ब्लू कलर हो जाता है, तो सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, अमोनिया में सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, ब्लू कलर है। हालांकि अगर आप कंसेंट्रेशन बढ़ाएं और ज्यादा सोडियम उसके अंदर डाल दें तो ये कलरलेस भी हो जाता है, मतलब एक ब्रॉन्ज टाइप का हो जाता है। तो पहली बात भी सही है, इट बिकम्स ब्रॉन्ज कलर ऑन कंसेंट्रेशन, दोनों बातें सही हैं।
और दूसरा क्या, सोल्यूशन बिकम कंडक्टिंग, जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो भैया कंडक्टेंस क्यों नहीं होगी भैया, क्या नाराजगी होगी इसकी, ये वाली बात भी सही है। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये कैसा है, मतलब सॉरी ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये कैसा पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये यही पूछ रहा था कौन सी बात करेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच व्हाट विल बी द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3। AX3 मतलब अगर सोल्युबिलिटी निकालना हो तो A टूट के कितना आयन देगा, A क्या आयन देगा, लेकिन चार्ज 3 होंगे और 3 कौन आएंगे, X आएंगे और चार्ज उन पे -1 होगा। तो जब भी आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो, जितने आयन हो उतने S और उतनी ही पावर, ठीक है ना, इनटू करेंगे प्लस की जगह, कितने आयन है 3 है तो 3x और मैंने क्या बताया उतनी ही पावर, तो ये हो गया x और ये हो गया 27 की पावर 3, तो यानी कि मेरे पास हो गया 27 की पावर 4 गुणा में पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, इसलिए आंसर होगा 27x4, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको पेपर समझ में आया होगा। तो फटाफट ये पेपर में जल्दी ही, जैसी होता है 1-2 क्वेश्चन और होते हैं, तो मैं इसके क्या करूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है www.pgtchemistry.com, ठीक है ना। इस पे आपको नोट्स वगैरह भी मैंने कम ही डाले हैं, मैं काफ़ी सारे नोट्स वगैरह भी डाल दूंगा, आप वेबसाइट पे विजिट कर लें, डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे रखे हैं। थैंक यू सो मच।